आदरणीय अखिलेश यादव हों, चाहे बिहार की बात करें तेजस्वी यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे जयंत चौधरी हों, चाहे जो है कि चिराग पासवान हो, चाहे केंद्र में मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी, ये सब लोग अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वह विरासत मुझे पुनः प्राप्त हो सके। जबकि सच्चाई है कि इनको राजनीति ही विरासत में मिली थी और उनके संरक्षण और संवर्धन में आज तक लगे हुए हैं और उसको न संरक्षित कर पा रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि आज राजनीति में एक प्रचलन बन गया है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को किस तरह से गुमराह करके इकट्ठा कर ले, उनकी संख्या जो है कि बढ़ा ले। इन सब के बीच में युवा अपने आप को कहाँ देखे और युवाओं के बीच के आप नेता हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस आधार पर एक तरीके से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद व्याप्त है, इसको आप स्वीकारिए। जाति की राजनीति होती है, जातियों के आधार पर टिकट सदस्य हूँ, 25-30 हज़ार 35 हज़ार 40 हज़ार लोगों का नेतृत्व मैं करता हूँ। वहाँ पर जब मैं नौजवानों से बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मुख्य चिंता इस बात की है कि भैया अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो हमें आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेरोजगारी पहले भी थी लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं होता था, अपराध पहले भी था, रिपोर्टेड दर्ज नहीं। ओमप्रकाश राजभर और अनिल राजभर दोनों सम्मानित नेता हैं और दोनों पर उनका समाज विश्वास करता है, लेकिन वैचारिक प्रतिद्वंदिता एक दूसरे को नीचा दिखाने को लेकर के आमतौर पर तमाम जो है कि आरोप लगाते हैं अनिल राजभर साहब कि यह असलम राजभर हैं या एक तरीके से अपने समाज के लोगों को बेच रहे हैं, ठग रहे हैं। एक तरीके से आपसे ये जानना चाहता हूं कि 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि विपक्ष इस देश में मजबूत हो। आमतौर पर राजनीति आज रसूखदारों के लिए और पैसे वालों के लिए रह गई है। इन सब के बीच में अगर कोई राजनीति में आना चाहे, क्या कुछ सोच लेकर के इस राजनीति में इन विचारधाराओं से फाइट कर सकता है, इन सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए एक युवा जनपद वाराणसी के पिंडरा तहसील के सेक्टर नंबर 5 जिला पंचायत सदस्य रवि राजभर साहब मौजूद हैं। युवा हैं, युवा सोच होगी और निश्चित रूप से आप वीडियो में बने रहेंगे। कुछ दिलचस्प प्रश्न भी पूछेंगे हम इनसे। सर, सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन न्यूज़ में स्वागत है और राजनीति में कैसे आना हुआ, किस सोच के साथ आप राजनीति में पदार्पण किए हुए हैं और आज का यूथ किस तरह से आप पर विश्वास करे, आज अपने सामान्य परिचय के साथ अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधाराओं को जनता के बीच साझा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने न्यूज़ चैनल पे मुझे बात रखने का मौका दे रहे हैं। जैसे आपने पूछा कि राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ गए वहाँ पे इंटरमीडिएट की पढ़ाई हुई और वहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आसपास का जो माहौल था उसने धीरे धीरे समाज से हमारा परिचय कराया और धीरे धीरे राजनीति वहाँ से समझ में आने लगी। पहला रास्ता यही रहा जिस वजह से हम आए और ज़िला पंचायत का चुनाव सामने था और अपना पूरा उस पर ध्यान दिया हमने और लोगों के बीच में गए, बातचीत की और उनके मुद्दों को समझा, उनके जो सवाल थे, जो राजनीति से वो जो एक नेता से जो वो चाहते थे, उनके बीच में बैठकर बात की। जब उनसे चीज़ें समझ में आई कि वो एक्चुअली चाहते क्या हैं और अमूमन यही चीज़ पता चली कि वो अपने नेता को अपने बीच चाहते हैं, अपने संघर्षों में वो बीच में चाहते हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं उस बीच में उनको उसमें अपने बीच में चाहते हैं अपने नेता को। यही चीज़ें रही। एक प्रश्न रवि जी आपसे मेरा यह होगा, आज तमाम पार्टियाँ जो है कि शिक्षा की, रोजगार की, चुनावी माहौल में ही बातें करती हैं जी, और जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है उस पर आरोप लगाती है कि युवा विरोधी पार्टी है। अमूमन देखा जाता है कि आज राजनीति में एक प्रचलन बन गया है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को किस तरह से गुमराह करके इकट्ठा कर लें, उनकी संख्या जो है कि बढ़ा लें। इन सब के बीच में युवा अपने आप को कहाँ देखे और युवाओं के बीच के आप नेता हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस आधार पर एक तरीके से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करें? जी। अक्सर होता क्या है कि जिन चीज़ों की चर्चाएँ होती हैं, आदमी का, व्यक्ति का जो है ध्यान उसी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ख़ास करके अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखें तो यहाँ पे जातियों की एकजुटता का और जातिगत राजनीति का जो स्तर बढ़ा हुआ है पिछले आप 10-15 सालों में जब देखेंगे तो जातिगत एक जमावड़ा होता है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा सत्य है उत्तर प्रदेश की राजनीति का कि जाति बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका में यहाँ पर उभर कर आती है। ये सत्य भी रहा है कि जाति के हिसाब से यहाँ कभी एक समय रहा है और कहीं ना कहीं आज भी हम लोग उस चीज़ को महसूस करते हैं कि जाति
के नाम पर ही उनके साथ दमन भी हुआ है, उनको दबाया भी गया है। इसलिए जब कोई जाति का प्रतिनिधित्व उभर कर आता है तो उनको उसमें अपना एक मसीहा नज़र आने लगता है। उनको लगता है कि अब हमारे यही खेवनहार हैं, यही हमारी रास्ते पर, यही अब हमारे नेता हैं, यही हमारे मुखिया हैं, ये जैसा वह कहेंगे वैसा चीज़ें हम उसको ही अपना कुल मिला के नेता मान लेते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा ये है, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज के पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा नाम ओम प्रकाश राजभर जी का है। वह एक तरीके से जनता में एक परसेप्शन बना लिए हैं, विशेषकर अपने समाज में। वास्तविकता क्या है आप स्वयं हमें बताएंगे कि राजभर समाज जो है कि मैं जिधर चाहूँ उधर राजभर समाज जा सकता है, और वास्तविक रूप से राजभर समाज का मैं ही एक तरीके से खेवनहार हूँ और मैं ही प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कहना ये है कि जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बड़ी बात है कि एक राजनीतिक संघर्ष उनका रहा है, इससे हम कभी भी मना नहीं कर सकते। और हमारे समाज के तमाम नेता हुए जो है वो कहीं ना कहीं पार्टियों से बंध के अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन ये जब व्यक्तिगत रूप से ओम प्रकाश राजभर जी का राजनीतिक संघर्ष जब चलने लगा, लोगों से मिलने जुलने लगे, तो उन्होंने जिस तरीके से पार्टी का निर्माण किया और उसमें जो है वो उनकी जातिगत भावना जो है वो उसमें महाराजा सुहेल देव जी के नाम से जो है उसको जोड़कर उनकी एक ऐतिहासिक अस्मिता का जो सवाल खड़ा किया, तो एक गौरवपूर्ण राजभर समाज को लगने लगा कि हमारा इतिहास एक गौरवपूर्ण इतिहास है और हमारी भी अपनी पार्टी है। इसलिए वो एक ओम प्रकाश राजभर जी से उनको एक लगाव महसूस होने लगा कि हमारा नेता है जो कि प्रदेश स्तर पर या देश स्तर पर हमारे नाम को ऊपर कर रहा है या समाज के नाम को ऊपर कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब समाज की बात कोई करता है या समाज की बात कोई कहने लगता है और उसका कोई उस तरीके का कंपिटिटर ना हो, क्योंकि ओम प्रकाश जी की एक बड़ा संघर्ष है, 20 साल 25 साल का एक संघर्ष है। तो जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसकी राजनीतिक समझ बड़ी होती है और उसके दायरे बड़े होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है समाज को भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये जो है हमारे यही नेता हैं और हमारी यही मुखिया हैं। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं ओम प्रकाश जी भली भांति उस चीज़ को भुना भी रहे हैं। एक प्रश्न मेरा यह है रवि जी आपसे, आमतौर पे ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर दोनों सम्मानित नेता हैं और दोनों पर उनका समाज विश्वास करता है, लेकिन वैचारिक प्रतिद्वंदिता एक दूसरे को नीचा दिखाने को लेकर के आमतौर पे तमाम जो है कि आरोप लगाते हैं अनिल राजभर साहब कि यह असलम राजभर हैं या एक तरीके से अपने समाज के लोगों को बेच रहे हैं, ठग रहे हैं। एक तरीके से आपके नज़रियों में ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर जो अपने समाज के लिए और विशेषकर प्रदेश में जो भी उनकी भूमिकाएं हैं वो अपने स्तर से निभा रहे हैं, इस दोनों के बीच के प्रतिद्वंदिता को किस रूप में देखते हैं सर? जी, मैं इस बात को अपने हिसाब से ऐसे समझता हूँ कि जब आप सत्ता में हों और जब आप जिम्मेदारी से अपनी बात को रख रहे हो तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपको सत्ता के हिसाब से अपनी बात रखनी पड़ती है, क्योंकि आप एक पार्टी के तहत बंधे हुए व्यक्ति होते हैं। तो आप जब भी किसी व्यवस्था में, आज नया नहीं, आज कांग्रेस की सरकार रही इस देश में, आप उस ज़माने से देख लीजिए, सत्ता के भीतर रह के सत्ता के खिलाफ बोलना एक बहुत ही बिरले आप ये चीज़ें पाएंगे कि ऐसा होता है। तो आपने जैसे अनिल राजभर जी की बात की, मैं उनके संघर्षों को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पहचानता हूँ, क्योंकि राजभर समाज के नाते, राजभर समाज का होने के नाते जो भी समाज में नेता उभर रहे हैं, जो नौजवान पीढ़ी उभर रही, जो राजनीति को समझती है, राजनीति में अपना समय देना चाहती है, हम लोगों ने अनिल राजभर जी को देखा, उनके भी व्यक्तिगत रूप से समाज के बीच में एक संघर्ष रहे हैं। बशर्ते जब आप किसी चीज़ का एक कंपैरिजन करने लगेंगे, ओम प्रकाश जी से और अनिल राजभर जी का जब आप कंपैरिजन करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति ने अगर 25 साल पुराना संघर्ष किया है तो उसकी समझ भी बड़ी है और समाज को समझने का उसका एक तरीका, एक नज़रिया बन जाता है। तो क्या आपसे मेरा एक प्रश्न है कि क्या आपकी व्यक्तिगत इच्छा होती है कभी कि ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर साथ मिलकर काम करें और अपने समाज के लोगों की जो आवाज़ है, विशेषकर से सदियों पुराना, जैसा कि आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जातियों के नाम पर उत्पीड़न हुआ है, इस सच्चाइयों से मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, स्वीकार करता हूं और अस्वीकार नहीं कर सकता, निश्चित रूप से जो है कि उत्पीड़न हुआ है। तो क्या आज अपने अपने समाज के लोग अगर इकट्ठे होकर के, और जो भी सामंतवादी सोच हैं, ताकतें, आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वह सवर्णों की पार्टी है, लेकिन जब से मोदी साहब एक तरीके से सत्तारूढ़ दल के मुखिया बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से यह धीरे धीरे आरोप जो है कि अब धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। इन सब के बीच में क्या कभी मन में आपकी ये सोच आई है कि ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर अगर साथ मिलकर काम करते तो हम और अधिक मजबूती के साथ जो है कि अपने समाज की बातों को पहुंचा सकते हैं जनता के बीच में? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि अपने नेता को संभालना, अपने नेता को समझना, इसकी बड़ी जिम्मेदारी जनता की भी होती है। सारा काम और सारा दोष आप नेता के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस देश में जितना सत्ता का रहना ज़रूरी है उतना उसके विपक्ष का भी मजबूती से रहना ज़रूरी है। तो
आज मेरा समाज या राजभर समाज या कोई भी गरीब समाज इस तरीके से तैयार नहीं हो पाया है कि वो राजनीति को बेहतरीन तरीके से या पूरी तरीके से समझ पाता हो। तो मैं आज के समय ये समझता हूँ कि जितना ओम प्रकाश राजभर जी को मजबूत होना ज़रूरी है, उतना ही अनिल राजभर जी को मजबूत होना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप एक तरफा किसी को सब कुछ दे देते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी को अगर आप एक तरफा किसी इतने बड़े पायदान पर आपने पहुँचा दिया, तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तो वहाँ पर भी एक व्यक्ति हावी हो जाएगा। और हमारा समाज ऐसा समाज रहा है कि अगर 20 साल 25 साल पुराने इतिहास में आप जाएं, 30 साल पुराने इतिहास में जाएं, तो इनका नेतृत्व करने वाला ही कोई नहीं था। इनका नेतृत्व करने वाला ही कोई नहीं था। आज आप युवा हैं और निश्चित रूप से आपका समाज आप में भविष्य दिखता होगा, और समाज ही नहीं बल्कि आज के समस्त युवा जो है कि निश्चित रूप से आप एक जाति और एक धर्म विशेष में बद करके आप नेतृत्व नहीं दे सकते हैं आज लोकतंत्र में। तो मैं आपसे कुछ कटु प्रश्न पूछना चाहूँगा। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर तो यह आरोप लगाया जाता है विपक्षी पार्टियों द्वारा कि वह पूंजीपतियों की सरकार है, सवर्णों की सरकार है। आज आप जो है कि अपने आप को किस पार्टी में ज़्यादा जो है कि सहज महसूस करते हैं कि आप स्वतंत्र जो है कि संघर्ष करना चाहेंगे? वैसे आमतौर पे स्वतंत्र संघर्ष करने के लिए तो बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। कोई पार्टी होगी, कुछ आइडियोलॉजी होगी, जो विचारधाराओं की तरफ आपका झुकाव होगा। आज अपनी ओपिनियन, अपनी विचारधाराओं को जनता के बीच जो है कि साझा करें। जी, जैसा कि मैंने अपने परिचय में मैं पूरी बातें बता नहीं पाया। मेरा राजनीतिक संघर्ष शुरू होने की वजह ही ऐसा रहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवाद व्याप्त है, इसको आप स्वीकारिए। जाति की राजनीति होती है, जातियों के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं। जो जाति की व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत हुई है। आपने बात की जैसे आज की राजनीति को पूंजी चला रही है, नो डाउट पूंजी इसलिए चला रही है क्योंकि जब आपको किसी का समर्थन चाहिए होता है, आप सत्ता में तभी बैठ पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ वोट का कल्चर है। जो वोट अधिक पाता है वो जीतता है, वो सत्ता के सिरमौर पर वो बैठा हुआ होता है। तो आज वोटर को कन्विंस करने के लिए सिर्फ आप बातों से ही कन्विंस नहीं कर सकते, आपको उनके बीच में कुछ डिलीवर करना पड़ेगा, आपको वहाँ तक कुछ पहुँचाना पड़ेगा ताकि वो आपसे प्रभावित हों और आपसे जुड़े रहें। तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप जरूर लगते हैं, लेकिन इससे पहले भी जो पार्टियां रही हैं या राजनीति में आगे भी जो पार्टियां आएंगी, बिना पूंजी के वो इस व्यवस्था को संभाल नहीं सकती हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ समाज के बीच में डिलीवर करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अगर हम देश के बाहर देखते हैं, हम विदेश स्तर पर अपने देश को जब आकलन करेंगे तो वो पूंजी के ही हिसाब से हम आकलन करेंगे। क्योंकि जब हम दूसरे देशों से अपना कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ हम जनसंख्या के उस पर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या हो गई है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, हमारी व्यवस्था कितनी बड़ी है। हम अपने हमारे देश का जो इंडेक्स है, जो हमारा कल्चर है, कल्चर के हिसाब से भी हमें नापना पड़ेगा। हमारा देश की अर्निंग कैसी है, हमारा पर कैपिटा इनकम कैसा है, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, हम उस स्तर पर भी समाज को देखेंगे और देश की अगर बात करेंगे तो उस लेवल पर भी हमें चीज़ें समझना पड़ेगा। तो आपने हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट की बात की है। खुशहाली सूचकांक में भारत का जो स्तर है निरंतर गिरता चला जा रहा है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। इस सच्चाइयों से आप भी नहीं कर सकते ना हम भी। आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि बेरोजगारी पहले भी थी लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं होता था, अपराध पहले भी था, रिपोर्टें दर्ज नहीं होती थी। तो इन सारी जद्दोजहद के बीच में आमतौर पे आप युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रखते हैं, और किस तरीके से युवा जो है कि आज सोचकर 2024 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें किन आधारों पर वोट होना चाहिए? आपके नज़रिए से युवा किस तरह से सोचे और किस आधार पर जो है कि 2024 में अपना विचार या अपना विश्वास किसी पार्टी विशेष को दे? किन सोचों के साथ आप अपने इंडिविजुअल विचार को साझा करें? जैसा कि मैं जब युवाओं की बात आती है तो मैं भगत सिंह जी को काफ़ी पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन मैं जैसा जितना उनके बारे में सुन पाया, जितना समझ पाया, मुझे लगता है कि जैसे हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में हैं या उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो जो जहाँ रहता है उस माहौल में ढला हुआ होता है। तो युवाओं से मेरा एक निवेदन है, उनसे कहना चाहूँगा, अगर वो सुन रहे हों आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए युवा होना ही एक बहुत बड़ी बात है। आप खुद को जातियों में ना बांधें और राजनीति से दूर रहने जैसी चीज़ें हमारे यहाँ होती है कि राजनीति से दूर रहना चाहिए। अमूमन एक बात कह दी जाती है कि युवाओं को या पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए और राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राजनीति, देखिए, आप राजनीति से दूर भले रहो लेकिन राजनीति आपसे बिल्कुल दूर नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको समझती है कि आप कैसा सोचते हो, आपके क्या विचार हैं और आप किस तरीके की चीज़ें आप सोचते हो। आप देश की एक अनमोल धरोहर हो, आपकी जिम्मेदारियां और बड़ी हैं। आपको डिलीवर देश के प्रति करना है, अपनी जाति के प्रति नहीं करना है। आप अगर कहो कि उमेश यादव जैसा प्लेयर जो है अगर क्रिकेट में जाता है और सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर अगर क्रिकेट में जाता है,
ठीक है, और उसकी पहचान अगर आप सिर्फ यादव समाज के अंतर्गत करना चाहोगे तो वो एक अलग दिशा पकड़ लेगी, जबकि वो आप इंटरनेशनल लेवल पे हो या जो उनका स्टैटिक्स है, जो उनका खेलने का तरीका है, वो उनको इंटरनेशनल लेवल पर एक ख्याति दिलाता है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है नौजवान साथियों कि देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी पहली है, ना कि आपकी जाति के प्रति। काम जरूर करना है, जाति को समझते हुए उनके कष्टों पर काम जरूर करना है। बाबा साहब अम्बेडकर की आप बात कर लीजिए, उन्होंने निचले पायदान के व्यक्ति के ऊपर बहुत कुछ सोचा। इकोनॉमिक्स की अच्छी जानकारी रखते हुए उन्होंने इनके दुख दर्द कैसे काटे जाएं, उनकी ज़िंदगी को कैसे सरल बनाया जाए, उस पर उनके बेहद अच्छे काम हैं। मैं सीधा सीधा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि विपक्ष इस देश में मजबूत हो, और सबसे बड़ी बात ये नहीं कि सिर्फ मंचों पर मजबूत हो, वो आम जनमानस के मन के अंदर मजबूत हो। विपक्ष मजबूत हो, इसकी बात आप कर रहे हैं। कैसे विपक्ष मजबूत होगा? एक तरफ जो है कि श्री अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव सक्रिय राजनीति में थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके उपरांत जो है कि अभी अपने व्यक्तिगत संघर्ष पे अपनी राजनीतिक विरासत को संभाल नहीं पा रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त जो अगर बिहार की बात करें, सक्रिय राजनीति से जो ही जुदा हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव, उसके उपरांत जो है कि अभी संघर्ष कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वही विपक्ष की ही भूमिका में है चिराग पासवान, जो स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वही आरएलडी के जयंत चौधरी की बात कर ली जाए, वो भी एक तरीके से अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके कितना विश्वास जीतेंगे जनता का, और जनता उन पर कितना विश्वास करेगी, ये तो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के उपरांत ही पता चलेगा। किसको विपक्ष के रूप में एक तरीके से विपक्ष में कोई एकजुटता नहीं दिख रही है, और अपनी डफली अपनी राग सब लोग आलाप रहे हैं। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती के साथ हिंदुत्व के नाम पर लड़ रही है, और शहरों के नामों का हिंदूकरण करके एक तरीके से हिंदुत्व को एक तरीके से आगे बढ़ाने का जो भी प्रयास उनका रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय जगत पे तमाम उनसे संबंधित राजनेता जो है कि सार्वजनिक बयानबाजी करते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसको लेकर के जो है कि वह सक्रिय राजनीति में एक तरीके से मजबूती के साथ खड़ी हुई है। इन सब के बीच में कहाँ विपक्ष को आप देखते हैं, किस तरीके से जो है कि 2024 में विपक्ष जो है कि एक तरीके से मजबूती के साथ फाइट करेगा? जी, मैं इस चीज़ को थोड़ा इस तरीके से समझता हूँ, जैसे आपने अखिलेश यादव की बात की या और भी बिहार की जो राजनेताओं की आपने बात की, और उन पर परिवारवाद के इल्ज़ाम लगते आए हैं कि इन्होंने अपने जो इनके पिता थे राजनीति में जो है, उनकी विरासत इनको जो है, जिसको ये आरोप नहीं सर, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसको तो मैं भी स्वीकार करता हूँ कि इनकी अपने खुद के अब संघर्ष लोग कर रहे हैं, नहीं तो विरासत में राजनीति मिली है तो पूरा जनता जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, देश जान रहा है। और सिर्फ यही पार्टियों के लिए परिवारवाद का आरोप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे नाम मैं गिना दूंगा, उतना समय नहीं, चाहे राजनाथ सिंह के जो है कि सुपुत्र हों, चाहे अमित शाह के सुपुत्र हों, उनकी अपनी खुद की कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है, जो बीसीसीआई के जो है कि एक तरीके से जिम्मेदार पद पर जो है कि बैठे हुए हैं। तो परिवारवाद एक जगह सीमित नहीं है, ये हर जगह है। लेकिन क्या परिवारवाद के बीच में जनता की स्मृति में जगह अगर बनाने में ये लोग कारगर साबित हो जाते हैं तो परिवारवाद का आरोप जो है कि निश्चित रूप से खारिज हो जाएगा। इन सब के बीच में आप किस तरह से इनको मजबूती के साथ जो है कि खड़ा होते देख रहे हैं? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे एक अलग तरीके से अगर बात की जाए तो जैसे एक तालाब में एक पड़ा हुआ एक मेढक होता है, वो उस तालाब को ही अपनी पूरी दुनिया मानता है। तो ये जो हमारे नेता हैं, इनके लिए एक अपना दायरा बन चुका है, एक सीमा बन चुकी है। इसके बाहर वो निकल नहीं पा रहे हैं, इसके बाहर की वो दुनिया को कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे हैं। वहीं पर जिस विपक्ष की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो बात करते हैं, वो असल बात राजनीति को समझते हैं कि राजनीति के माध्यम से देश किस तरीके से चल रहा है, और उस देश के निर्माण की अपने पास उनकी एक सोच है जिस चीज़ को वो बतावे। जैसे आपने बताया कि जो है यात्रा हुई, पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा हुई, लेकिन उस यात्रा को पब्लिक तक वो पहुंचा नहीं पाए कि एक्चुअली हम करना क्यों चाहते हैं। नहीं, ये तो आगामी 2024 में पता चलेगा कि कहाँ तक पहुंचा पाए, नहीं पहुंचा पाए। एक अगला प्रश्न आपसे मेरा यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है। आमतौर पे अभी जो है कि आजम खां के परिवार को ले लिया जाए, एक तरीके से उनकी राजनीतिक विरासत को नस्तनाबूद करने में जो है कि भारतीय जनता पार्टी लगी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आरोप लग रहे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक आप कल्चर देख लीजिए, जैसे ये सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि जब अमेरिका के चुनाव हो रहे थे तो वहाँ अमेरिकन्स और नॉन अमेरिकन्स के बेस पर चुनाव की बात की जा रही थी कि हमें अमेरिकन्स के वोट चाहिए, नॉन अमेरिकन्स को हम उतना उस तरीके से उस लिहाज से नहीं देखते हैं। तो देश में एक बड़ी बात है, हिंदू तो जाहिर सी बात है बहुसंख्यक हैं, ठीक है, तो उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको यूज़ करना,
ठीक। तो जैसे आपने भी बताया, आजम खान साहब के लिए आपने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां नेताओं में पहले के वक्त में, पहले के दौर में इस तरीके की जो कुछ कमियां रह गई हैं, जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसको पूरी तरीके से जो है उसका फ़ायदा मिलता है, और वो अपनी बात कहीं ना कहीं जो उसका बहुसंख्यक वोटर है, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को 2014 के बाद थोड़ा सा और अच्छे से समझने लगा है, जिसमें सोशल मीडिया ने एक बड़ा रोल निभाया है। अच्छा रवि जी, ये बताइए हमें, आगामी 2024 चुनाव को लेकर के विपक्ष की क्या तैयारी है? आमतौर पे मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, विपक्ष में चाहे आदरणीय अखिलेश यादव हों, चाहे बिहार की बात करें तेजस्वी यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे जयंत चौधरी हों, चाहे जो है कि चिराग पासवान हो, चाहे केंद्र में मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी हो, ये सब लोग अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वह विरासत मुझे पुनः प्राप्त हो सके। जबकि सच्चाई है कि इनको राजनीति ही विरासत में मिली थी और उनके संरक्षण और संवर्धन में आज तक लगे हुए हैं और उसको न संरक्षित कर पा रहे हैं, न संवर्धित कर पा रहे हैं। इन सब के बीच में इतनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है और हिंदुत्व के नाम पर कहीं ना कहीं अपने जो एक पॉलिटिक्स है उसकी गेम को सेट भी कर चुकी है। इन सब के बीच में आप विपक्ष को किस भूमिका में देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष चुनौती पैदा कर सकता है, या फिर एक बार पुनः जो है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में बनी रहेगी? जी बिल्कुल, जैसा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव को ही एक तरीके से, या समाजवादी पार्टी को ही एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी या मोदी का जो है कंपटीटर माना जा रहा है। तो इन जाहिर सी बात है इनके ऊपर चुनौतियां इनके लिए बड़ी हैं, और जिस तरीके से अभी विधानसभा के चुनाव में आपने गठबंधन देखे इनके, और उसमें इनको पराजय मिली, तो इनको अपने फिर से एक बार अपने पूरी पॉलिटिकल लाइनअप को जो है रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इनसे कहाँ कमियां रह जा रही हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा एक चुनाव के मोड में रहता है, तो जो व्यक्तिगत रूप से जिसका काम ही यही हो, जिस व्यक्ति को इस काम पर ही रखा गया हो कि चुनाव रणनीति कैसी बनाई जाए, व्यवस्था कैसे काम करेगी, विपक्ष के अच्छाइयों और बुराइयों पर वो काम कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलना है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है जो कि डायरेक्ट जनता के बीच में लग जाए। जैसे कि अखिलेश यादव के समय में जैसे कहा जाता है कि प्रदेश में गुंडागर्दी बढ़ गई थी, तो ये अमूमन जो गरीब समाज है या जो ग्रामीण परिवेश का जो व्यक्ति है, उसको ये जहन में जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोला जाता है, मीडिया के द्वारा या टीवी पर जब वो सुनता है कि गुंडागर्दी बढ़ गई, यहाँ हत्या हो गई, यहाँ बलात्कार जैसी समस्या है, यहाँ पर जो है पुलिस द्वारा जो है शोषण किया जा रहा है, ऐसी घटनाएं जब सुनने में आती थी, तो वो डायरेक्ट मैसेज जाता था कि नहीं, समाजवादी पार्टी में जो है एक इस तरीके का माहौल जो है रहा है, तो वो उससे भौचक्का हो जाते थे और उससे कहीं ना कहीं एक स्तब्ध हो जाते थे कि अगर वो सरकार फिर से आ गई तो इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से विपक्ष की जो अगर जैसे जो है 80 सीटों की ये जो है हमारा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश 80 सीटें यहाँ से देता है, लोकसभा की सीटें, तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है बनती है कि हमारा जो देश के का जो नेतृत्व करेगा, जो हमारा अगला प्रधानमंत्री होगा, उसमें उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या विपक्ष खंडित होकर के अगर चुनाव लड़ता है तो इतनी मजबूती के साथ जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी उसका सामना कर पाएगा? आपको क्या लगता है? जी, मुझे तो आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो पुरानी व्यवस्था रही है, जो सत्ता से बाहर हुए लोग हुए, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे आपके अभी अखिलेश यादव जी हों, इन लोगों के साथ एक जैसे आय के से अधिक संपत्ति के भी इन लोगों के ऊपर मामले चलते रहते। कहीं ना कहीं एक नेता के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है अपनी पब्लिक के बीच में एक मैसेज छोड़ देने का, अपनी बात, जैसे क्या होता था, मुलायम सिंह यादव जी एक समय में जब अपनी बातें कहते थे तो एक दीवानगी होती थी लोगों के अंदर सुनने के लिए, या बहन कुमारी मायावती जब किसी मंच पर आके जब बहुजन की बात करना शुरू करती थी, तो ऐसे में लगता था कि भाई गरीब से गरीब तबके के व्यक्ति की सोच या चिंता उनके नेताओं की बातों में झलकती थी। आज कहीं ना कहीं वो हमारे जो विपक्ष का जो नेतृत्व है उसके अंदर वो चीज़ें दिख नहीं पा रहा है। वो कहीं ना कहीं जो है जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियाँ हैं उनके छोड़े हुए शगुफों में फंस के जो है अपनी राजनीति को आगे नहीं रख पा रहा है, अपने लोगों को, अपने समर्थकों के बीच में अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पा रहा है। देख सकते हैं एक तरीके से इनकी बातों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला एक तरीके से विपक्ष अगर कर जरूर लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सफलता मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर, निश्चित रूप से मैं भी स्वीकार करता हूं कि अगर 2024 में अगर मान लीजिए मोदी साहब एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह युवा जो बेहतर भविष्य की आशा में वर्तमान सुख से वंचित है, अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट देखी जाए,
खुशहाली सूचकांक देखा जाए, बेरोजगारी का स्तर देखा जाए, तो निश्चित रूप से बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं भी कहना चाहूँगा और आप भी स्वीकार करेंगे, एक युवाओं के बीच के नेता हैं और एक तरीके से युवाओं के बल पे ही अभी बहुत राजनीतिक सफ़र आपको करना पड़ेगा और करेंगे भी। मेरी भी शुभकामनाएं होंगी आप बहुत आगे बढ़ें और अपने युवाओं के बीच में जाकर उनकी बातों को कहें। तो उन युवाओं को किन किन आधारों पर वोट करें भारतीय जनता पार्टी को, और क्या क्या भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें करें, क्या रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है, रोजगार क्यों नहीं दे पा रही, इसको लेकर आपका क्या तर्क है? जी, मेरा कहना होगा कि जैसे युवा जो आज संघर्ष कर रहा है अनेक क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो IAS IPS की तैयारी कर रहा हो, वो इंजीनियर बनने के लिए अपने कोचिंगों में अपना संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, दिन रात अपना दे रहा है, तो उसकी एक उम्मीदें हैं कि सरकार उसके बारे में बेहतर सोचेगी। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, 25-30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार लोगों का नेतृत्व मैं करता हूँ। वहाँ पर जब मैं नौजवानों से बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मुख्य चिंता इस बात की है कि भैया अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो हमें कहीं 12,000 14,000 पर 12 घंटे जो है सड़क जो है बाहर मेहनत करनी पड़ेगी, बाहर प्रदेशों में जाकर मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज हमारे पास समय है, चुनाव में ही आपकी बात सुनी जाती है। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं जो ये तंत्र है, इसमें जनता की आवाज़ इन चुनाव के आसपास ही इर्द गिर्द ही सुनी जाती है और उसी से जो है चुनावी मुद्दे बुने जाते हैं। तो आप लोगों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि समझते हुए, हालात को समझते हुए इन चीज़ों पर बात हो, रोज़गार पर बात हो, और आप इस बात को पूरी तरीके से मानिए कि कोई भी सरकार पहले की रही हो या आज की रही हो, ये असंभव उसके लिए होता है, ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है कि वो सबको रोजगार दे पाएँ। ऐसा अमूमन हो नहीं पाता। रोजगार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और कई जिम्मेदार पद पे बैठे हुए जो उनके राजनेता हैं वह बयानबाजी करते हैं कि सबको रोजगार दे पाना, सबको सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। चूंकि इसमें सच्चाइयाँ भी हैं, स्वाभाविक है, सबको सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है, लेकिन उनके लिए बेहतर हालात तो मुहैया जरूर कराया जा सकता है। उनके लिए एक तरीके से क्या सरकार की योजनाएं रहती है जिससे कि उनके हाथों में हुनर पैदा हो और जिससे वह स्वरोजगार की तरफ भी जाएं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में वह उनका व्यक्तिगत प्रयास जो है कि सफल हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तिगत कार्यों को लेकर आप क्या जो है कि महसूस करते हैं, क्या वह कार्य इस दिशा में कर रही है कि और बेहतर करने की उन्हें ज़रूरत है? जी, जैसे जो हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, हम नौजवानों की थोड़ी चुनौतियाँ भी बढ़ जाती हैं। सरकार के बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हम तक आ नहीं पाती और या हमें उनकी बेहतर जानकारी नहीं होती, समझ ना होने की वजह से भी कई बार जो है हम इन सारी चीज़ों से दूर रह जा पाते हैं। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक मुद्रा लोन की एक व्यवस्था है और उसके अंदर आप अपने पर्सनल जो आपके स्किल है, आप उस स्किल से अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसकी भी एक व्यवस्था है। आपको जो है जिसको कहते हैं शिशु लोन, मुद्रा के अंतर्गत एक व्यवस्था है, उसमें आप 2 लाख के आसपास आपको जो है एक तरीके से लोन मिल जाता है और आप उसमें काम करते हैं। हालांकि वो एक अलग व्यवस्था के अंतर्गत हमको और आपको वहाँ तक भी पहुँचने में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। बैंक की व्यवस्था है, इधर उधर की चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो स्किल डेवलप पे हमें काम करना होगा। हम जो यूथ हैं, हमें एक बात को समझना होगा कि भाई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती और देश की सबसे बड़ी चुनौती कि देश में एक जो जनसंख्या का जो स्तर है वो इतना बढ़ा हुआ है और हमारे यहाँ एजुकेशन प्राप्त करके बैठे हुए लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। उस जगह पर सरकारों द्वारा जो है उनको रोजगार दे पाना जो है संभव नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं भाई हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है, हमें अपना पेट पालना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी संरक्षित करना है। तो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि प्रोडक्टिविटी कैसे देश की बढ़ाई जाए, देश की ज़रूरतें क्या है। जैसे सोशल मीडिया आने के बाद हर व्यक्ति उससे कहीं ना कहीं जुड़ गया, उस पर अपने अपने कंटेंट डालने लगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज कर रहा है। उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि भारत में किन किन चीज़ों की ज़रूरतें आगे आने वाले समय में होती हैं। जैसे यहीं आप बगल में देख लीजिए, जब लखनऊ और बनारस का जब हाईवे बन रहा था तो किसी ने उस तरीके से चीज़ें नहीं सोची थी, लेकिन जब हाईवे बन गया और आने जाने लगा तो उसके बगल में तमाम दुकानें खुली, हॉस्पिटल खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रोजगार वो सृजन हो रहा है। इस तरीके से आपको भी तलाशना पड़ेगा, एक यूथ को तलाशना पड़ेगा, क्योंकि हम जो ओवर पॉपुलेटेड देश धीरे धीरे हम लोग होते जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन एक बड़ी समस्या आने वाली है। तो उसको देश के बड़े पायदान पर जब आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी बेहद बढ़ जाती है। जैसे कोरोना एक आया था, इतनी बड़ी जो है त्रासदी एक तरीके से कह लीजिए, तो सारी चीज़ें सरकार के बस की चीज़ें नहीं थी। हमारा और आपका योगदान उसमें बहुत बड़ा काम कर पाया। हम और आप घरों में कितने दिन तक रहे, ये हमारे और आपके एफर्ट की चीज़ थी। हमें और आपके अपने मेहनत के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा हमने उसको उस चुनौती को एक तरीके से, एक आपदा को स्वीकार करा। उसी तरीके से आज बहुत बड़ी चुनौती है बेरोजगारी, जो कि एक नौजवान के लिए एक आगे चल के जीवन यापन
जो कि न्यूनतम स्तर होता है। गरीब देशों की जो हालत है, आप देखेंगे वो भुखमरी का जो शिकार हो रहे हैं। अभी श्रीलंका के आपने हालात देखे, आप पाकिस्तान के बारे में अमूमन सुनते होंगे, ज़्यादातर सुनते होंगे न्यूज़ों में कि ऐसी हालत हो। तो जब हमारी देश की जनसंख्या मैनेज नहीं हो पाएगी, उनको एक रोज़गार नहीं मिल पाएगा, तो जाहिर सी बात है ये युवा जो है हतोत्साहित होना शुरू कर देगा। तो ये किसी भी एक स्वस्थ देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो हम नौजवानों को इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोगों ने दुनिया को राह दिखाई है, अब जब हमें अपना घर संभालने की बात आती है तो हमें समझना पड़ेगा कि देश की जो न्यूनतम चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, जहाँ पे हमारा योगदान कुछ हो सकता है। जैसे हम बात करें चाइना की, वहाँ पे आज जैसे माइक है और बहुत सारी चीज़ें हैं। टेलीफोन के समय में एक बड़ी क्रांति जो है, जो मतलब गरीब से गरीब समाज के पास 1000 रुपये में उसने मोबाइल फ़ोन अवेलेबल करा दिया। वो किसकी वजह से हो पाया? उनकी दूर तक की सोच और उनका जो स्किल्ड लेबर जो था उनका, वो जो है भारत को एक बाजार की तरह इस्तेमाल कर ले गया। मेरी समझ अभी तक निश्चित रूप से देख सकते हैं तमाम लंबी चौड़ी बातें हुई और निश्चित रूप से बड़े जिम्मेदारी के साथ युवाओं को भी समझना होगा और ये सच्चाई है। कोई भी सरकारें हैं, जब एक तरीके से बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो लोकतंत्र है, आवाज़ तो उठाना ही चाहिए, परंतु आवाज़ के साथ साथ अपने हाथों में वह हुनर, जैसा कि यहाँ के जो है कि युवा नेता ने बताया कि चाइना जो है हमसे आगे है स्किल डेवलपमेंट में। वहाँ दुनिया के, ये सच्चाई है, तमाम टेक्नोलॉजी वहाँ इतनी आगे हो गई है कि दुनिया के सारे पार्ट्स असेंबल चाइना में ही होते हैं। तो अपने स्किल को बेहतर करते हुए अपना भी कंट्रीब्यूशन जो है कि देश के लिए कुछ करें। सर, लास्ट प्रश्न मेरा आपसे यह होगा कि तमाम लंबी चौड़ी बातें तो हुई, आज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, इन दोनों के बीच में आप कहाँ अपने आप को सहज महसूस करते हैं? यह हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे कि किस पार्टी की तरफ आपका झुकाव है। स्वाभाविक है, कोई भी एक तरीके से हर एक राजनेता का अपना कोई एक आइकॉन होता है जिसको आदर्श बनाकर उसके पदचिन्हों पर चलता है या फिर उसके विचारों में अपनी विचारधाराओं को समाहित करता है। तो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में आज सबसे मजबूत नेता किसको मानते हैं सर? जी, मैं जैसा कि आपने बात कहा जो है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो अपनी राजनीतिक जो समझ है या जो मेरे अपने संघर्ष हैं, कि मैं आइडियोलॉजी, आज तक मेरे जहन में ऐसा कोई रहा नहीं जिसको मैं अपनी आइडियोलॉजी मानकर जो है आगे बढ़ूँ। हालांकि राजनीतिक रूप से जो मेरे साथ पढ़ने वाले, जैसे होता क्या है कि आपको अगर कुछ अच्छे लोगों के साथ रहने का माहौल मिल जाए और वो बड़े सौभाग्य वाले होंगे अगर आप, जब आपको अच्छे लोगों के बीच में रहने का माहौल मिले और वो आपको एक सही डायरेक्शन दे पाए। तो मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा। तो राजनीतिक रूप से अगर मैं समझूं, राजनीति ने मुझे जितना समझाया, राजनीति में जब मैं एक आम जन के पास जब जाता हूं, जब मेरी उनसे बातचीत होती है, तो जो उनका जो सरल स्वभाव है, अपने नेता के प्रति जो उनका इज्जत का एक भाव है, एक जो प्रेम और स्नेह का भाव है, जब आप उनसे घुल मिलकर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ जाति भी खत्म हो जाती है, ऊंच नीच खत्म हो जाती है, गरीबी खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे एक सेल्फ पावर मिलता है कि नहीं, इनके लिए काम करना है और इनके विचारों से जैसा ये सोचते हैं इन्हें समय देना है। हालांकि वो चीज़ें मेरे क्या, किसी भी व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति को बराबर समय दे पाना एक तरीके से एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ही मेरे आइडियोलॉजी है, वही मेरे आइडियल है कि मैं उनको देख सकते हैं बड़े चतुराई के साथ एक राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए अपने कोई गॉड फादर नहीं बता रहे हैं और जनता के लिए हैं, जनता के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और युवाओं की सोच और युवाओं की ज़रूरतमंद के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में झुकाव न भारतीय जनता पार्टी की तरफ और न ही जो है कि विपक्ष की तरफ, एक स्वतंत्र आइडियोलॉजी को लेकर के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। निश्चित रूप से ऐसे ही सोच और ऐसे ही युवाओं की देश को ज़रूरत भी है। किसी राजनेता के आइडियोलॉजी को, उसके विचारधाराओं या उनके शब्दों को अपने मुखार बिंदु से कह करके उसका पिछलग्गू नेता बन करके निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्र भारत में राजनीति करना आज के डेट में किसी भी रूप में जो है कि सही साबित नहीं होगी। निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे जिम्मेदार कौन न्यूज़। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा। बहुत बहुत